2035। भारत देश और उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बीच अब हालात पहले जैसे सामान्य नहीं हैं। पिछले 3 सालों से दोनों देश की सेनाएं आपस में लगातार युद्ध कर रही हैं। दोनों देश एक दूसरे के सामने अपनी शक्तियों का खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते अब तक दोनों तरफ से हजारों लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। गोला बारूद की तेज आवाजें दोनों देशों की सीमाओं पर दिन रात गूंजने लगी हैं। दोनों देशों में से अब किसी भी तरफ से शांति समझौते की बात नहीं होती, ना ही कोई इस पर बात करना चाहता है। हालांकि थोड़े वक्त पहले तक ऐसा नहीं था। इस लड़ाई की शुरुआत की बात करें तो आतंकी गतिविधियों में हमेशा पीछे से शामिल रहने वाले पाकिस्तान की करतूत आकाए फिरदौस और बिन अकबेल जैसे आतंकी संगठनों के तबाह होने के बाद बेनकाब हो चुकी थी। भारत ने उसके देश में घुसकर कई तरह के सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे को सामने लाकर रख दिया। इसलिए पूरी तरह से शर्मसार हो चुके पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन पर आकर युद्ध की आग को हवा दे दी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। अब दोनों देश की सरकारें आए दिन अपने देश के नौजवानों को सेना में भर्ती कर रही हैं। वहीं अपनी नापाक हरकतों के लिए मशहूर पाकिस्तान सीमाओं के अलावा भीतरी तौर पर भारत देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके लिए वो आए दिन अपने जासूसों को भारत में घुसपैठ करवाता रहता है। पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत में आज कई मिलिट्री एकेडमी सक्रिय की जा चुकी हैं, जहां युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और टेक्निक के साथ फौज में भर्ती कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज देश का हर जवान दुश्मन देश से लड़ना चाहता है। ऐसे ही देहरादून के एक मिलिट्री एकेडमी में, जिसे आज की युवा पीढ़ी NFA के नाम से जानती है, NFA यानी नेशनल फोर्सेस एकेडमी, यहां हर 6 महीने में सैनिकों का एक बैच तैयार होता है, जिसको देश की अलग अलग सीमाओं पर भेज दिया जाता है। यहां उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल फोर्सेस एकेडमी में शाम 7:30 बजे एकेडमी के एक शांत और गहरे अंधेरे से भरे कमरे में आराम कुर्सी पर बैठा एक शख्स टेबल लैंप की रोशनी में फाइल के पन्ने पलट रहा है। उसके सिगार से उठते धुएं से अलग अलग आकृति बन रही है। कमरे में इतनी शांति पसरी हुई है कि उन पन्नों के पलटे जाने की आवाज साफ सुनी जा सकती है। एकेडमी के ग्राउंड में रिक्रूट्स अपने परेड में व्यस्त हैं। ठंडी हवा उनके पसीने को छूकर उन्हें तरोताजा कर रही है। उन सभी के अंदर एक बदले की भावना है। उनमें से ज्यादातर ने किसी अपने को इस जंग में खोया है। तभी बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों के चलने की आवाज कमरे के दरवाजे पर आकर रुकती है। सर, आपने मुझे बुलाया था, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे आओ आओ भाई विराट अग्निहोत्री, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विराट अग्निहोत्री, जो NFA में अपनी ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव पर है। बचपन से ही उसने मिलिट्री स्कूल में अपनी पढ़ाई की है। इसके अलावा वह दून मिलिट्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहा है। NFA से ट्रेनिंग के बाद उसकी और उसके पूरे रिक्रूट दल की तैनाती वाघा बॉर्डर पंजाब पर होनी है। विराट अपने आप में तेज तर्रार और विवेकशील रिक्रूट है। उसके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। इसके अलावा विराट कुर्सी पर बैठे उस शख्स के फेवरेट स्टूडेंट्स में एक है। वहीं आराम कुर्सी पर बैठा विजेंद्र सिंह NFA का हेड है, जिसने खास मकसद से विराट को उस कमरे में बुलाया है। विराट का हाल चाल जानने के बाद विजेंद्र सिंह ने कहा, तो विराट, तुमने मेरे मशवरे के बारे में क्या सोचा है? विराट ने झिझकते हुए जवाब दिया,
वो सर, फिलहाल मैंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। उसका यह जवाब सुनकर विजेंद्र सिंह का मूड बदल गया। वो थोड़ा कड़क स्वभाव में बोला, विराट, तुमको जल्द ही इस बारे में सोचना होगा और इस पर फैसला लेना होगा। देश को तुम्हारी जरूरत है। सर, मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूं। देश को मेरी और मुझे देश के लिए कुछ करने की जरूरत है। विजेंद्र सिंह ने उसे समझाने की कोशिश की। विराट, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि यह तुम्हारे लिए बेहतर विकल्प होगा और तुमको समझना पड़ेगा दैट सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। हमारे हजारों सैनिक जंग में रोज शहीद हो रहे हैं। हमें कुछ नया तरीका अपनाने की जरूरत है। सर, हम जी जान लगाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करूंगा। यह वक्त पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ उसको भीतरी तौर पर कमजोर करके उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है। और उसकी वो हड्डी देश के कई ऐसे गद्दार और पाकिस्तान की स्पाई हैं जो हमारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन, हमारे प्लान्स को देश के उस पार पहुंचा रहे हैं। तुम्हें उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है। लेकिन सर, इस काम के लिए मैं ही क्यों? मेरी जगह आप नौदीप को भी वहां भेज सकते हैं। मुझे तो अपने बैच के साथ ट्रेनिंग खत्म होने पर वाघा बॉर्डर पर तैनात होना है। और वैसे भी सर, आप तो जानते ही मेरे पिताजी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब मैं सिर्फ 13 साल का था और उनकी चिता की अग्नि के सामने ही मैंने कसम खाई थी कि देश के लिए मर मिटूंगा। और मेरी मां ने दिन रात मेहनत करके मुझे यहां तक पहुंचाया है। आपको तो अच्छी तरह से पता है कि अगर मां की मेहनत और आपका गाइडेंस नहीं होता तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। अब जब वक्त आ गया है कि मैं कुछ करूं तो मैं पीछे हट जाऊं? मैं तुमसे पीछे हटने को नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम देश की आंख और कान बनो। तुम सिस्टम में रहकर सिस्टम के बाहर और देश के अंदर की गंदगी को साफ करो। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बॉर्डर पर गोली खाने के लिए नहीं बने हो, बल्कि तुम में वो हुनर है जिसकी हमें आज जरूरत है। वैसे भी जो काम पाकिस्तान पहले बाहर से नहीं कर सकता था, आज वही काम वो देश में घुस कर रहा है। इसलिए अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाने का वक्त है। मैं तुम्हें हिंदुस्तान का आने वाला कल बदलने के लिए तैयार करना चाहता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एसआईडी ज्वाइन करो। एसआईडी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जहां देश में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। एसआईडी में कई हजार सैनिकों में से कुछ का चुनाव किया जाता है। एसआईडी के एजेंट्स का काम देश विरोधी हर इंफॉर्मेशन को आगे पास करना होता है। वहां के एजेंट्स देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं जो गुप्त तरीकों से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। भारत देश की रक्षा के लिए एसआईडी कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती है, विजेंद्र सिंह ने विराट को समझाया। हां, एसआईडी मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। वहां के हेड मेजर आनंद बख्शी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे पिता किशोर अग्निहोत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेजर आनंद ने ही एकेडमी से ऐसे रिक्रूट की मांग की थी जो हर परिस्थिति में दिमाग से काम लेना जानते हों, और इसलिए मैं आज तुमको यह जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। तुम्हें वहां हर तरह से सहयोग मिलेगा। बदले में तुम्हें अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके हर मिशन को अंजाम देना होगा। विजेंद्र सिंह के इतना कहने के बाद उस कमरे में थोड़ी देर के लिए फिर से शांति हो गई। एसआईडी के बारे में विराट ने थोड़ा बहुत सुन रखा था कि वो डिपार्टमेंट कई बार अपने देश के लोगों को भी न्यूट्रलाइज करता है। उनके कुछ मिशंस इतने गंभीर और खतरनाक होते हैं जिनमें कोलैटरल डैमेज के कारण बॉर्डर पर लड़ रहे उसके साथियों की जान भी जा सकती है। यहां तक कि एसआईडी के बारे में कुछ लोग ये तक बोलते हैं कि अगर देश की गवर्नमेंट कुछ ऐसे फैसले लेती है जो देश के हित के लिए नहीं होते, तो ऐसे में एसआईडी
गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने से भी नहीं डरेगी। विराट ने एक ऐसी भी अफवाह सुनी थी कि पास में जो डिफेंस मिनिस्टर की हत्या सुसाइड बॉम्ब से हुई थी, वो किसी दुश्मन का नहीं बल्कि एसआईडी का काम था, क्योंकि एसआईडी को लगा था कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट देश से कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। यही वो कारण था जिसकी वजह से विराट एसआईडी ज्वाइन करना नहीं चाहता था। हालात चाहे कुछ भी हो, वो अपनों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। यही सब सोचकर विराट ने जवाब दिया, सर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार हूं जहां मुझे बार बार यही सोचना पड़े कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूं या देश से ही लड़ रहा हूं। उनके काम करने के तौर तरीके बहुत अजीबोगरीब हैं। विजेंद्र सिंह अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में लगी खिड़की की ओर चला गया और बाहर देखने लगा। थोड़ी देर के लिए कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। विजेंद्र ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, सुनो विराट, याद है तुम्हें कि मैंने तुम्हें स्कूल पास करते ही एकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन करने दी थी और तुमको 1 साल के लिए हिमालय में उस दूसरे स्कूल में क्यों भेजा था? क्योंकि तुम हमेशा से ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहे हो और मुझे कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि आगे चलकर तुम एसआईडी का हिस्सा बन सकोगे। इसलिए मैंने तुम्हें वहां कराटे और योगा जैसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा था, ताकि तुम अपने दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को भी देश के लिए लड़ने को तैयार कर सको। अब आगे देखना होगा कि क्या विराट अग्निहोत्री एसआईडी ज्वाइन करेगा या वो विजेंद्र सिंह के इस ऑफर को रिजेक्ट करके सीमा पर तैनात होगा। विजेंद्र सिंह की सभी बातें सुनने के बाद विराट अग्निहोत्री को यह बात रियलाइज हुई कि वो अगर फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ेगा तो वो सिर्फ देश के लिए लड़ेगा, लेकिन अगर सामने वाले दुश्मन को हराना है तो जैसे मिस्टर विजेंद्र ने उससे कहा था कि दुश्मन की वो रीढ़ की हड्डी तोड़नी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद विराट कुछ सोचकर कहा, ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करने को तैयार हूं। मुझे मेरी जिंदगी का मकसद समझाने का शुक्रिया। विराट के फैसले को सुनकर विजेंद्र सिंह मुस्कुराने लगा, जैसे उसे विराट के फैसले के बारे में पहले से ही पता था, बस उसे थोड़ा समझाने की देरी थी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि विजेंद्र जानता था कि विराट औरों से अलग है, उसमें कुछ अनोखी बात है, उसे जो बाकियों से अलग करती है। वो हर परिस्थिति में शांत रहकर काम करता है। मिलिट्री ट्रेनिंग में अव्वल रहने के साथ ही उसमें एक जासूस वाले सारे गुण हैं। अपने ख्यालों से बाहर आने के बाद विजेंद्र ने कहा, गुड। और हां, यह बात जो अभी इस कमरे में हुई या इसके बारे में जो भी तुम जानते हो, ये हमारे ही बीच रहेगी और तुम वहां अकेले नहीं होगे। इस एकेडमी के तुम्हारे कई सीनियर पहले से ही वहां मौजूद हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। इसके बाद कमरे से बाहर निकलते ही विराट के कदमों की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। विजेंद्र सिंह अभी भी कुछ सोच रहा था। उधर विराट विजेंद्र सिंह के साथ हुए कन्वर्सेशन के बारे में सोचते हुए अपने डॉर्म की तरफ वापस जाने लगा। उसके मन में इस फैसले को लेकर अब भी दुविधा थी और वो किसी से इस बात को शेयर भी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि किसी को भी मिस्टर विजेंद्र की ऑफिस में हुई बातों का पता नहीं लगना चाहिए। विराट इतनी गहरी सोच में था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि डॉर्म बंद होने का समय 9 बजे तक है। नेशनल फोर्सेस एकेडमी का डॉर्म बहुत ही बड़ा था। वहां आराम से 500 से 600 से ज्यादा रिक्रूट्स रह सकते थे। इसके अलावा वहां कुछ इंस्ट्रक्टर्स भी रहते थे जो एकेडमी में सब कुछ डिसिप्लिन से रहें, उस चीज को अश्योर करके रखते थे। विराट ने अपने कमरे का दरवाजा ही खोला था कि उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ी। विराट, आज तुम इतने लेट कैसे हो गए?
जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ठाकुर डॉर्म की लाइट बस बंद ही करने वाले हैं। नवदीप ने विराट को कमरे में एंटर होते हुए देख लिया था। नवदीप और विराट बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने बचपन से साथ में नेशनल फोर्सेस एकेडमी ज्वाइन करने के सपने देखे थे। इतनी सालों की दोस्ती के बाद अब वो दोनों बिल्कुल भाई जैसे थे। कभी कभी ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को कई दिनों तक नहीं मिल पाते थे, लेकिन वो एक दूसरे की हमेशा केयर करते थे। विराट अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके डॉन का दूसरा दरवाजा खुला और उसने देखा कि उसके दो साथी राहुल और मनीष रूम में काफी एक्साइटमेंट से अंदर आ रहे हैं। दरवाजा खुला तो विराट को अपने रूम के बाहर भी काफी हल्ला होते हुए सुनाई दिया, भीड़ के बात करने की आवाज। विराट ने सोचा कि ये अजीब बात है, आज बहुत से रिक्रूट्स कर्फ्यू के बाद भी जागे हुए हैं। राहुल बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोला, तुम दोनों को पता है अभी अभी इंस्ट्रक्टर ठाकुर ने अनाउंसमेंट की है कि कल से हमारे बैच को वाघा बॉर्डर भेजने की तैयारी शुरू हो रही है। हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम सब पिछले 6 महीने से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार अब वो दिन आने वाला है। अब हम भी पाकिस्तान को दिखाएंगे अपनी असली पावर। मनीष ने राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और मैंने भी यही सुना है कि शायद पाकिस्तान के साथ बड़े स्तर पर जंग भी जल्दी होने वाली है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि हम अपने देश के लिए लड़ सकेंगे। इतना कहते ही मनीष का सीना चौड़ा हो गया और वो गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वाकई एक सैनिक के लिए यह सम्मान की बात थी, क्योंकि यह बहुत ही आसानी से समझने वाली बात भी थी। जितने भी रिक्रूट्स ने एनएफए ज्वाइन किया था, वे सारे देश के लिए कुछ भी करने की भावना रखते थे। नवदीप, जो कि अपनी यूनिफॉर्म कल सुबह की परेड के लिए तैयार कर रहा था, उसने खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। हमें बॉर्डर पर जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन हम सारे साथी साथ जा रहे हैं। यह बात सोने पर सुहागा है। अब हम सभी वो सारे पैतरे आजमा पाएंगे जो हमने ट्रेनिंग के दौरान सीखे हैं। मनीष, राहुल और नवदीप आपस में फ्रंट लाइन पर जाने के बारे में एक्साइटमेंट के साथ बातें करने लगे और वो लोग विराट को साथ में लेकर कैफेटेरिया की ओर जाने लगे। लगता है कि आज किसी को कर्फ्यू की चिंता नहीं है। यहां तक कि सारे इंस्ट्रक्टर्स भी अभी तक बातें कर रहे हैं। विराट ने देखा कि एकेडमी के बाकी सारे रिक्रूट्स भी यह खबर सुनकर अभी तक जगे हुए थे और एक दूसरे से आपस में एक्साइटमेंट से बात कर रहे थे कि वो फ्रंट लाइन पर जाकर कैसे लड़ेंगे और कैसे पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि अब उनका सपना पूरा होने जा रहा था। पूरी डॉर्मेट्री में खुशी के कारण चहल पहल मची हुई थी, लेकिन इन सभी के बीच में विराट बस एक मात्र ऐसा रिक्रूट्स था जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। वो डॉर्म में हो रहे एक्साइटेड चैटर्स को सुन रहा था और उसे सुनकर उसके दिल में कई तरह के इमोशंस डेवलप हो रहे थे। वो सोच रहा था कि कैसे उसके सारे साथियों की ये हंसी गोला बारूद और बंदूकों की गोलियों की आवाज में बदल जाएगी, कैसे हजारों लाखों सैनिकों का खून बहेगा। लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था, देश के लिए उनको इतनी कीमत तो चुकानी होगी ही। मगर ये सारे सैक्रिफाइसेस बर्बाद नहीं जाएंगे, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स भी ऐसे सैक्रिफाइसेस की मिसालें देगी। थोड़ी देर बाद सभी रिक्रूट्स की एक्साइटमेंट कम हुई तो सारे अपने अपने कमरे में जाकर आने वाले दिन की तैयारियों में लग गए। अब रात बहुत गहरी हो चुकी थी और सभी सोने जा रहे थे, लेकिन विराट अभी भी अपनी यादों में खोया हुआ था। वो अपने पिता के सैक्रिफाइसेस के बारे में सोच रहा था।
उसे वो सारी बातें याद आ रही थी जो उसके पिता ने उससे कही थी। जब वो शहीद होने से पहले आखिरी बार उससे और उसकी मां से मिलने आए थे, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, बेटा सुनो, हमेशा याद रखना कि देश हमारे लिए पहली चॉइस था और हमेशा रहेगा, और अगर उसके लिए तुम्हें अपनी जान भी दांव पर लगाना हो तो कभी भी पीछे मत हटना। उसके बाद विराट उन दिनों के बारे में सोचने लगा जब वो एकेडमी ज्वाइन करने ही वाला था। एकेडमी ज्वाइन करने के कुछ वक्त पहले जब मिस्टर विजेंद्र उसके घर आए थे, उसको आज भी बहुत अच्छे से याद है कि वो दिन उसकी हाई स्कूल ग्रेजुएशन का दिन था। वह स्कूल से अपने दोस्त के साथ लौट रहा था जब उसको अपने घर की पार्किंग में मिस्टर विजेंद्र की कार दिखाई दी थी। वो दौड़कर अपने घर की ओर भागा। अंदर जाते ही उसने अपनी मां और मिस्टर विजेंद्र को बातें करते हुए देखा। जैसे मिस्टर विजेंद्र ने विराट को घर के अंदर आते हुए देखा तो वो बोले, अरे आओ विराट, मैं तुम्हारे इंतजार में था। मैं यहां खासकर तुमसे मिलने आया हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विराट ने अपना सर हिलाते हुए मिस्टर विजेंद्र को अपनी बात कहने के लिए इशारा किया। सुनो विराट, मैं चाहता हूं कि तुम एकेडमी ज्वाइन करने से पहले एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल स्कूल जाओ। इस स्कूल में खास तुम जैसे ब्रिलियंट बच्चों को कराटे और सेंसेस को कैसे और भी शार्प बनाना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा विराट को वो दिन भी याद था जब वो हिमालय के पहाड़ों के बीच में उस स्कूल में ट्रेनिंग ले रहा था। 3 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद विराट को महसूस हुआ था कि वो दूसरों के मुकाबले फिजिकली स्ट्रांग था, और इस चीज का श्रेय वो मिस्टर विजेंद्र को देता है। उन्हीं की वजह से वो अपने सेंसेस को इतना स्ट्रांगली फील कर पा रहा था, और उसको अब अपनी बॉडी में ट्रेनिंग के कारण आए हुए चेंजेस भी समझ आ रहे थे। उसने अपनी आंखें खोल कर देखा तो उसे दीवार पर मकड़ी के बनाए हुए जाले भी अच्छे से दिख रहे थे, और यहां तक कि उसके साथियों के पसीने से भरे मोजों की बदबू जो कि बाहर कॉरिडोर में रखे हुए थे उसकी नाक तक पहुंच रही थी। उसने बड़ी ही कठिन ट्रेनिंग के बाद अपने सेंसेस पर काबू पाया था, और उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत तेज हो चुके थे। सुबह जब वो एक्सरसाइज करने जाता था तब भी उसे अपने मसल्स में काफी इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई देते थे। साथ ही साथ उसे फिजिकल फिटनेस में भी अच्छी समझ आ रही थी। उसे अब विश्वास हो गया था कि मिस्टर विजेंद्र ने उसको इस स्पेशल मिशन के लिए क्यों चुना था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप से वादा किया कि वो देश के लिए कुछ भी करेगा। गहरी नींद में जाने से पहले यह उसका आखिर विचार था। कई दिनों से विराट दुनिया को एक बेजान जगह जैसे देख रहा था। उसे अपने देश की हिस्ट्री के बारे में पता था, कैसे 1999 में भारत देश ने पाकिस्तान से कारगिल युद्ध लड़ा था, और कैसे इस जंग में हजारों लाखों सैनिकों की जान गई थी। विराट को अपने देश के पास्ट के बारे में सब कुछ मालूम था, और मालूम कैसे ना होता, उसके दादाजी भी मिलिट्री में थे और कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी थे। इस बार भी कई सालों से ऐसे ही हालात बने हुए थे। इसके अलावा एक कभी ना खत्म होने वाली जंग होने की संभावना दिख रही थी, लेकिन विराट को पूरा विश्वास था कि जैसे भारत देश ने हमेशा अपनी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल करके दृढ़ता से जंग जीती है, इस बार भी ऐसा ही होगा। क्योंकि जिस देश ने अपने इतने सिपाहियों को दुश्मन के हाथों शहीद होते हुए देखा है, वो पीछे कैसे हट सकता है, और ऐसा करने से देश को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इस जंग के बाद
हमेशा की तरह भारत देश दोबारा से नया जन्म लेगा और हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू होगा। यह तो दुनिया का अनस्टॉपेबल ट्रेंड है जो हमारी हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। विराट भी इस हिस्ट्री का पार्ट होगा। उसे इस बात का एहसास है, इसलिए वो अपनी तरफ से वो सारी चीजें करना चाहता है जिससे वो अपने देश की जीतने में मदद कर सके। जब उसने एनएफए ज्वाइन की थी तभी उसे पता था कि एक दिन आएगा जब उसे अपने पिता से किए वादे को निभाना होगा। उसके पास उसके लव्ड वंस और फ्रेंड्स हैं जो उसको बहुत प्यार करते हैं और उसकी चिंता करते हैं। अब वो टाइम आ गया है जब वो उनके लिए लड़े और उनको आने वाली सारी मुश्किलों से बचाने की कोशिश करे। ऑब्वियसली देश को बिना नुकसान पहुंचाए। उसको अपनों की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर उसकी याददाश्त अच्छी है तो उसे याद है कि वो जिस एसआईडी को ज्वाइन करने वाला है वो भारत की सबसे बड़ी स्पाई एजेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। उसे पता है कि मिस्टर वीरेंद्र ने उसे इसलिए चुना है क्योंकि वो एनएफए का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होने के साथ साथ उसकी रिलेशनशिप उनके साथ स्पेशल है और यह डिसीजन उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसकी अच्छाई के लिए लिया गया है। वो इस हिडन आइडेंटिटी का फायदा उठा सकता है। एकेडमी का स्टूडेंट होने के साथ साथ वो एक स्पाई की आइडेंटिटी यूज करके देश की रक्षा करेगा। वहीं अनाउंसमेंट के बाद 10 दिन यूं ही जल्दी बीत गए। आज सारे रिक्रूट्स की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। एकेडमी के डायरेक्टर स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहे थे। स्पीच के बाद भारत देश के लिए अपनी निष्ठा के सभी सैनिकों ने मिलकर शपथ ली। भारत माता की जय के नारे भी लगे। लेकिन इन सभी के बीच में विराट को मिस्टर वीरेंद्र कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ग्राउंड में बाकी सभी इंस्ट्रक्टर्स के साथ सारे ट्रेनीज भी थे, लेकिन मिस्टर वीरेंद्र का कहीं कुछ नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। विराट ने किसी से बिना कुछ बोले सेरेमनी पूरी की। सभी ने अपना सारा सामान सेरेमनी से पहले पैक कर लिया था। दोपहर में लंच के बाद सभी की फ्रंट लाइन पर जाने की तैयारी हो चुकी थी। सारे ट्रेनीज मेस में लंच कर रहे थे। विराट भी अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। तभी, विराट, तुम्हें डायरेक्टर ने भी अपने ऑफिस में बुलाया है। विराट अपने दोस्त मनीष की आवाज सुनते ही चौंक गया। क्यों? विराट ने पूछा, लेकिन मनीष ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें अभी ऑफिस में अपने लगेज के साथ रिपोर्ट करने का ऑर्डर आया है। तुम्हें ऑफिस में क्यों बुलाया है? क्या हुआ? नवदीप के चेहरे पर विराट के लिए चिंता थी। मेस में बैठे हुए सारे ट्रेनीज अब विराट की तरफ देख रहे थे। उसे थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये क्या हो सकता है, इसीलिए उसने अपनी सीट से उठते हुए कहा, मुझे जाना होगा। तुम लोग आराम से बॉर्डर पर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। ठीक है, अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो हमें तुरंत टेक्स्ट करके आगाह कर देना। नवदीप ने विराट को गुड बाय कहा। विराट मेस से बिना पीछे मुड़े बाहर निकला क्योंकि उसको पता था कि अगर वो पीछे मुड़ता तो उसे बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ता। उसको पता था कि यह मुमकिन है कि अब शायद वो इन सभी साथियों को दोबारा नहीं देख पाएगा। जल्दी ही विराट अपने सामान के साथ एनएफए के टीचिंग ऑफिसर्स के सामने खड़ा हुआ था। उसने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, विराट अग्निहोत्री रिपोर्टिंग सर। कम इन विराट। अंदर से एक धीमी और भारी आवाज आई। ऑफिस में टेबल के पीछे हाई चेयर पर डायरेक्टर अजय ठाकुर बैठे हुए थे और विराट को बहुत ही पैनी नजरों से एसेस कर रहे थे।
डायरेक्टर ने पूछा। तुम्हें पता है कि तुम यहां क्यों आए हो? मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है सर। डायरेक्टर अपने चेयर से उठते हुए बोला। तुम्हारी पोस्टिंग की जगह बदल दी गई है विराट। विराट ने कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया। उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि उसका एसआईडी ज्वाइन करने का टाइम आ गया है। डायरेक्टर ने आगे कहा, किन्हीं विशेष कारणों से तुम्हें एक नए डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होगा। ऊपर से ऐसे ऑर्डर आए हैं। तुम्हें इसका बिना किसी हिचक के पालन करना ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? विराट ने अपना सर हिलाते हुए दिखाया कि उसे बात समझ आ गई है। यह मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काफी उत्कृष्ट है। यहां पर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ बहुत अच्छे प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे होगे। डायरेक्टर को पता था कि इसमें विराट की जान को भी खतरा बना रहेगा, लेकिन देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उसी समय पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में बैठे हुए मिस्टर विजेंद्र अपने दोस्त राकेश गुप्ता से बात कर रहे थे। मिस्टर गुप्ता ने विजेंद्र का कप चाय से भरते हुए कहा, विजेंद्र, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट को एसआईडी में भेज रहे हो। वहां कोई आम सैनिक नहीं टिक सकता, मालूम है ना तुम्हें? इस बार मिस्टर गुप्ता ने भी बहुत कोशिश की थी कि वो अपने किसी स्टूडेंट को एसआईडी में भेज पाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। विजेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, विराट मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि मेरे करीबी दोस्त, बहुत अच्छे पार्टनर का बेटा भी है। जिस तरीके के हालात फ्रंट लाइन पर बन रहे हैं, मैं उसे बॉर्डर पर भेजकर रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके हिसाब से विराट के लिए एसआईडी ज्वाइन करना ज्यादा सेफ है। उसे एसआईडी की और एसआईडी को उसकी जरूरत है। मिस्टर गुप्ता ने कहा, लेकिन हम दोनों इस बात को जानते हैं कि एसआईडी भी एक सिक्योर जगह नहीं है। उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब वो देश के लिए किसकी कुर्बानी दे दे। विजेंद्र ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, हां मुझे पता है, लेकिन एसआईडी भारत का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। वहां अगर रिस्क है तो उतनी ही सुरक्षा भी है। वो किसी के कहने पर नहीं चलता, वो अपने डिसीजंस खुद लेता है। एसआईडी अपने उसूलों के हिसाब से चलता है। अगर उसे किसी भी फैसले में बुराई दिखती है तो वो अपने देश के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ता। एसआईडी स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में आम आदमी को नहीं पता है। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमेशा गोपनीय होती है। लेकिन जो बात मिस्टर विजेंद्र को भी नहीं पता वो ये है कि कुछ सालों में एसआईडी की पहुंच बहुत बढ़ जाएगी। वहां हजारों एजेंट्स की भर्ती होगी, जिसके कारण एसआईडी में बुरे लोगों से सामना काफी नॉर्मल हो जाएगा और ऐसे भी हालात बन सकते हैं जहां अच्छे एजेंट्स भी डार्क साइड्स को फेस करेंगे। विराट डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकला तो बिल्डिंग के सामने उसका एक मिलिट्री ट्रक इंतजार कर रहा था। ट्रक के अंदर से एक ऑफिसर ने कहा, विराट अंदर आ जाओ, हमें निकलना है। विराट ने ऑफिसर से पूछा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों से मिलकर आ सकता हूं? वो लोग शायद मेरे लिए अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। तुम अब नहीं जा सकते। जब तुम बॉर्डर पर पहुंच जाओगे तब डायरेक्टर से पूछ लेना कि वो किस यूनिट में है। ऑफिसर्स ने जवाब दिया। विराट बिना विरोध किए ट्रक में बैठ गया। मिलिट्री ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब विराट ट्रक के पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रक में पहले से 9 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 2 चेहरे जाने पहचाने थे क्योंकि वो दूसरी क्लास के थे। विराट उनसे शायद पहले मिला था, लेकिन उसे उनके नाम याद नहीं थे।
उनमें से एक क्लासमेट ने सरप्राइज्ड होकर कहा, अरे विराट, तुम हो हमारे साथ जाने वाले आखिरी रिक्रूट। विराट ने अपना सिर हिलाते हुए हां कहा और फिर वो लोग आपस में बातें करने लगे। तुम्हें पता है, मैंने आज एसआईडी के बारे में सुना। एसआईडी बहुत ही मिस्टीरियस डिपार्टमेंट है। ज्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता है। और तुमको पता है एसआईडी के बारे में? मैंने सुना है कि एसआईडी मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम करती है, साथ ही देश में हो रही आतंकी गतिविधियों पर भी ध्यान रखती है। विवेक ने जवाब दिया, जिसका नाम विराट को बातों के बीच में पता चला था। विवेक उनमें से था जो एकेडमी में खबर यहां से वहां करते थे। विवेक ने आगे कहा, एसआईडी बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट है। वो किसी से नहीं डरता, यहां तक कि हमारी गवर्नमेंट तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भी एसआईडी में जाता है वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है। ये अपॉर्चुनिटी फ्रंट लाइन पर जाने से भी बड़ी है। ट्रक में बैठे हुए दूसरे क्लासमेट्स ने कहा, एसआईडी अभी कुछ साल पहले ही इस्टेब्लिश हुआ है। वहां पर हमारी एकेडमी एनएफए के बहुत सारे ट्रेनीज मेंबर्स हैं और कुछ एलीट आर्मी ऑफिसर्स भी। आम सैनिकों का वहां जा पाना नामुमकिन है। विवेक ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमें कौन सी यूनिट असाइन हुई होगी? दूसरे क्लासमेट ने जवाब दिया, क्या पता, लेकिन मुझे अपने इंस्ट्रक्टर पर पूरा विश्वास है कि वो हमें कोई अच्छी यूनिट में ही डालेंगे। वैसे मैंने सुना है कि एसआईडी का एक्शन डिपार्टमेंट बहुत अजीब तरह से काम करता है। वहां के डिप्टी संजय बहुत ही खड़ूस हैं, जो अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। उस क्लासमेट की बात विराट ने ठान लिया कि चाहे जो हो वो एक्शन डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करेगा। वो किसी के आगे झुककर काम नहीं कर सकता, लेकिन विराट की किस्मत का फैसला तो कोई और ही करेगा। विराट अग्निहोत्री एक्शन डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हुए शांत बैठा हुआ था। यह देखकर उसके क्लासमेट ने विराट से पूछा, विराट, शांत क्यों बैठे हो? डर लग रहा है क्या? अच्छा तो बताओ कि तुम किस चीज में माहिर हो? वैसे तो तुम हर तरह की सिचुएशन के लिए परफेक्ट हो। उसकी बातें सुनकर विराट थोड़ी देर कुछ नहीं बोला। फिर वो मन में सोचने लगा, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं कि मुझ में कौन कौन सी खासियत है? असल बात तो ये थी कि विराट भी अपनी खासियत को नहीं जानता था। विराट ने सभी के जवाब सुनने के बाद कहा, मेरा मिलिट्री स्कोर भी एवरेज ही है। ऐसा शायद मेरा शूटिंग स्कोर्स के कारण होगा। जबकि लास्ट वीक एग्जाम्स के दौरान विराट का शूटिंग स्कोर सबसे अच्छा था। उसको पता था कि यह सब उसकी स्पेशल ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी फिजिकल फिटनेस का नतीजा था। बाकी के रास्ते विराट के सभी क्लासमेट्स बातों में लगे रहे। करीबन आधे से ज्यादा दिन ट्रैवल करने के बाद ट्रक जाकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुका। ट्रक में बैठे हुए ऑफिसर ने उतरते हुए 10 स्टूडेंट्स की गिनती की। विराट और उसके साथी एक लाइन में डिसिप्लिन के साथ खड़े हो गए। ट्रक से उतरते ही विराट ने देखा कि ट्रक एक बड़ी बेजान सी बिल्डिंग के सामने रुका था। बाहर से वो बिल्डिंग किसी शेयर मार्केट का काम करने वाली जगह लग रही थी। उसमें रंग के शीशे लगे हुए थे, जिससे अंदर का कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। शायद अंदर के लोग बाहर का नजारा देख पा रहे होंगे। हैरानी की बात तो यह थी कि वहां एक जैसे 2 बिल्डिंगें थीं। उनमें से एक बिल्डिंग में विराट और उसके साथी ऑफिसर्स के साथ एंटर हुए। बिल्डिंग के अंदर बहुत ही शांति थी। बिल्डिंग अंदर से भी बड़ी अजीब लग रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह हिंदुस्तान के सबसे खुफिया विभाग का हेड ऑफिस होगी। खैर, वो लोग सीधे सीधे कॉरिडोर से होकर मीटिंग रूम में पहुंचे तो उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि सामने से रूम में 2 ऑफिसर्स एंटर हो रहे थे।
एक ऑफिसर के बैज में मेजर आनंद बख्शी और दूसरे ऑफिसर के बैज पर कैप्टन सुमित नायडू लिखा हुआ था। जय हिंद जनाब। विराट और उसके साथियों ने दोनों ऑफिसर्स को सैल्यूट किया। मेजर बख्शी ने कड़क स्वभाव में कहा, जय हिंद। मैं आप सभी का इस आईडी में स्वागत करता हूं। यहां कान और आंख हमेशा खुले रखने हैं। गलती की यहां गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। मुझे मालूम है कि आप लोग अपनी पूरी निष्ठा से यहां काम करेंगे और ऐसा हो सकता है कि आप यहां बहुत सारे नए लोगों और चुनौतियों से मिले, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि चुनौतियों से जूझना ही एसआईडी का काम है। अपने पूरे साहस के साथ अपना काम करिएगा। आपके आने से पहले ही आपके बहुत सारे साथी यहां पहुंच चुके हैं। आप यहां पहुंचने वाले लास्ट बैच हैं। हमारी यूनिट का नाम पावर यूनिट है। एसआईडी का ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। मैं अब आपकी पोजीशन असाइन करूंगा। एसआईडी में 8 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से पावर यूनिट सबसे बड़ा है। इस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जवान भर्ती करे जाते हैं। यहां पर जवान अपनी जान पर खेलकर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। यह डिपार्टमेंट एसआईडी का सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट माना जाता है। विराट और उसके 9 साथियों में से 4 को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में असाइन किया गया था और बाकी बचे 6, जिसमें विराट भी शामिल था, उनको पावर यूनिट में भेज दिया गया। रिक्रूट्स का सिलेक्शन उनकी एबिलिटीज और स्किल्स के बेसिस पर ही किया गया था। पावर यूनिट हमेशा एक्शन ऑन फील्ड के लिए फेमस थी, इसलिए विराट को इस यूनिट में रखा गया था। उसकी शूटिंग और एबिलिटीज ने उसे पावर यूनिट का बहुत ही अहम हिस्सा बनने में मदद की थी। वो फील्ड में रहकर हर तरह के सिचुएशंस को संभालने में सक्षम था। कैप्टन नायडू ने विराट और उसके साथियों की ओर देखकर कहा, सैनिक विराट और सैनिक विवेक मेरे साथ आओ और बाकी के 4 सैनिक आप अपने यूनिट लीडर के पास जाइए। विराट और विवेक को छोड़कर बाकी सारे सैनिक रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद नायडू ने कहा, विवेक और विराट आप अभी जाइए और अपनी यूनिफॉर्म और वेपन्स ट्रेजरी से लेकर मुझे पावर यूनिट के ट्रेनिंग रूम में मिलिए। विराट और विवेक ने नायडू को सैल्यूट किया और मीटिंग रूम से ट्रेजरी की तरफ चलने लगे। वहां पहुंचते ही उनकी नई आईडी तैयार की गई। साथ ही साथ उनका यूनिफॉर्म और उनकी पर्सनल गन भी दे दी गई। बंदूक को हाथ में लेने के बाद विराट को काफी खुशी और गर्व महसूस हुआ। उसने पहले भी पिस्तौल चलाई थी, लेकिन जब अपनी पर्सनल गन उसके हाथ आई तो वो फीलिंग ही कुछ और थी। दोनों अपने यूनिफॉर्म्स चेंज करके ट्रेनिंग रूम की ओर जाने लगे। वही मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं यहां सच में हूं। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है विराट? मस्त, सब सपने जैसा लग रहा है। विवेक ने अपने यूनिफॉर्म ठीक करते हुए बातचीत करनी चाहिए। आखिरकार एसआईडी ज्वाइन करने के बाद वो बहुत एक्साइटेड था। विराट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें जल्दी चलना चाहिए, कैप्टन हमारा वेट कर रहे होंगे। कैप्टन नायडू उनको देखकर बोले, आओ मैं तुम दोनों को तुम्हारी बाकी साथियों से मिलवाता हूं, जिनके साथ मिलकर तुम्हें यहां काम करना है। ऑफिसेस के बिल्डिंग में एंटर करते हुए विराट ने देखा कि उसका ऑफिस बहुत ही स्पेशियस था। यहां आराम से 4 डेस्क और कई सारे चेयर्स थीं। कैप्टन नायडू ने कहा, तुम दोनों के अलावा इस टीम में 10 लोग और हैं। एक्शन डिपार्टमेंट, जो कि पावर यूनिट का दूसरा नाम है, उसमें 4 एक्शन टीम्स हैं। हर टीम का एक कप्तान और एक डिप्टी कप्तान होता है और तुम दोनों डिप्टी कप्तान के नीचे काम करोगे। उसके बाद उन दोनों को अपनी टीम से मिलने के लिए भेज दिया। विराट अपने बाकी कलीग से मिला। उसने अपने सामने 30 साल कुछ की उम्र वाले एक लीन और टॉल इंसान को आते हुए देखा। कैप्टन नायडू ने उस आदमी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, विराट,
और विवेक, इनसे मिलो। ये तुम्हारे टीम के डिप्टी कैप्टन हैं, संजय मल्होत्रा। विवेक और विराट जल्दी से संजय के पास गए और उनसे हाथ मिलाया। जय हिंद। साथियों, मिलकर खुशी हुई। आशा करता हूं कि हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। आप मुझे डिप्टी कहकर बुला सकते हैं। डिप्टी सुनने में अजीब नहीं लगता? विराट और विवेक दोनों ही यही सोच रहे होंगे। इससे पहले ही संजय ने बात साफ की। ऐसे अजीब से मुंह मत बनाओ, यहां सभी मुझे यही कहकर बुलाते हैं। संजय ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। विराट को एहसास हो गया कि संजय किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वो अपने काम से काम रखता है। कैप्टन नायडू ने उन दोनों के एक और शख्स से मिलवाया, जिसका नाम डिप्टी कैप्टन रचित चौधरी था, जो ओहदे में डिप्टी संजय के बराबर ही था। कैप्टन नायडू ने संजय की ओर मुड़ते हुए कहा, डिप्टी, ये अब आपकी टीम में है, इन्हें इनके बाकी साथियों से मिलवाइए। आखिर विराट जो नहीं चाहता था वही हुआ। उसे एक्शन डिपार्टमेंट ही मिला। इसके बावजूद हमेशा से हर छोटी बात पर सब्र खोने वाला विराट आज बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने एक बार भी एक्शन डिपार्टमेंट में जाने का विरोध नहीं किया। उसके बाद विराट और विवेक अपने बाकी साथियों से मिलने में बिजी हो गए। पावर यूनिट में 3 एक्शन ग्रुप्स थे। हर एक्शन ग्रुप्स में 3 एक्शन टीम्स और हर एक्शन टीम में 12 लोग। विराट पहली एक्शन ग्रुप की तीसरी टीम का हिस्सा था। उस वक्त रूम में काफी एजेंट्स मौजूद थे। उनसे मिलने के बाद विराट अपने आप ही अकेले खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद डिप्टी संजय ने कहा, तुम लोग अभी अभी एनएफए की ट्रेनिंग लेकर आ रहे हो, इसलिए मैं ये जरूरी समझता हूं कि मैं तुम लोगों को एसआईडी के एजेंडा के बारे में समझाऊं। एसआईडी में हमारा काम है कि हम देश की रक्षा के लिए मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करें और मिलिट्री में छुपे हुए हमारे स्पाइस को छुपे रहने में मदद करें। साथ ही साथ दुश्मन की हर एक गतिविधियों पर नजर रखें और सबूत मिलने पर अपराधियों को गिरफ्तार करें और उनको सजा दें। तभी कैप्टन नायडू ने इसी बात पर बोलते हुए कहा, और सबसे जरूरी याद रखने वाली बात यह है कि हमें हर हालत में एसआईडी की गोपनीयता बना कर रखनी है। हमारे सारे एक्शंस मिलिट्रीज सीक्रेट्स हैं। हम सभी प्रोफेशनल सैनिक हैं। अगर किसी ने भी इस नियम का पालन नहीं किया तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सभी नायडू को अचानक दोबारा वहां देखकर हैरान थे। नायडू ने अपनी बात खत्म करने के बाद पूछा, विराट अग्निहोत्री कहां है? इतने सुनते ही सभी की हैरानी और बढ़ गई। इसका मतलब यह था कि कैप्टन नायडू दोबारा से विराट के लिए आए थे। सभी के मन में सवाल था कि आखिर विराट में ऐसा क्या है जो कैप्टन नायडू उसकी इतनी फिक्र कर रहे हैं। विराट को देखकर नायडू ने बस इतना कहा, मेरे ऑफिस में भी आओ। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो पहले ही दिन कैप्टन नायडू ने विराट को अपने ऑफिस में बुलाया था? क्या विराट ने पहले ही दिन कोई गलती कर दी थी? कैप्टन नायडू ने अभी विराट को अपने ऑफिस में बुलाया था और इसका कारण किसी को नहीं पता था। खैर, विराट अपने मन में कई सवाल लिए उनके ऑफिस पहुंच गया। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? विराट, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमको यहां क्यों बुलाया है? इस सवाल का जवाब विराट के पास भी नहीं था। उसने कैप्टन की तरफ देखा और उनकी चेहरे की मुस्कान को देखकर कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कैप्टन। विराट जब से एसआईडी में आया था उसने हर चीज को बहुत बारीकी से पकड़ा था।
साथ ही उसने देखा था कि कैप्टन नायडू उसकी तरफ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, उसकी तारीफ के पुल भी बांध रहे थे जब वो अपने सारे कलीग से मिल रहा था। कैप्टन नायडू ने विराट की ओर शांत चेहरे से देखकर कहा, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मैं भी एनएफए से ग्रेजुएट हूं और तुम्हारे गुरु मिस्टर विजेंद्र का स्टूडेंट भी रहा हूं। क्या? लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एसआईडी में किसी पहचान वाले से मिल पाएगा। कैप्टन नायडू ने हंसते हुए कहा, एसआईडी की हर जानकारी बहुत सीक्रेट रहती है। बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में हमें सब पता है, लेकिन यहां क्या होता है किसी को नहीं पता। और उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया होगा कि तुम्हें यह बात यहां आकर ही पता चले, और क्योंकि मैं उनसे बहुत सालों से मिलने नहीं गया इसलिए वो मुझसे थोड़ा गुस्सा भी हैं। विराट को पता था कि उसको इस बारे में इसलिए भी नहीं बताया गया होगा क्योंकि एसआईडी बहुत ही गोपनीयता बनाकर चलती है और एसआईडी में कौन कौन काम कर रहा है इसकी जानकारी इतनी आसानी से नहीं दी जाती। फिर भी वो नायडू के सामने अनजान बना रहा। विराट ने एक सुकून की सांस लेते हुए कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे काम सीखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी जब मेरे सीनियर मुझे गाइड करने के लिए यहां मेरे साथ हैं। कैप्टन नायडू ने कहा, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे अलावे भी एनएफए के बहुत सारे पास आउट जवान यहां एसआईडी में काम करते हैं। एनएफए की ताकत एसआईडी में बहुत है। डिप्टी संजय भी क्या एनएफए ग्रेजुएट हैं? विराट ने कैप्टन नायडू से पूछा। नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम बाकी सारे कलीग से शुरू से ही अच्छे संबंध बनाकर रखो। बाद में यही लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आएंगे। विराट ने पूछा, और बाकी सारे ट्रेनीज वो लोग कैसे हैं? बाकी सारे ट्रेनीज भी अपनी अपनी एबिलिटीज में अव्वल हैं। तुम्हें बस इस बात का ख्याल रखना है कि तुम सबसे अच्छे रिलेशंस बनाकर रखो और अपने काम में पूरा मन लगाओ। बाकी की चीजों का ध्यान मैं रखूंगा। आखिर क्यों कैप्टन नायडू बार बार विराट को सबसे रिलेशन अच्छे रखने को कह रहे थे? इसके पीछे कोई तो वजह रही होगी। कैप्टन नायडू और विराट बहुत देर तक उनके ऑफिस में बात करते रहे। थोड़ी देर बाद विराट नायडू के ऑफिस से बाहर निकला और अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी टक्कर डिप्टी संजय से हुई। विराट को देखकर संजय ने कहा, लगता है तुम कैप्टन नायडू के ऑफिस से आ रहे हो। क्या तुम उनको पहले से जानते हो? विराट ने सोचा कि मेजर बख्शी से झूठ बोलना सही नहीं होगा और उसको पता था कि अगर वो एसआईडी में सबसे अच्छे रिलेशंस बनाकर रखना चाहता है तो उसको इसकी शुरुआत सच बोलकर ही करनी होगी। विराट ने संजय से नजरें मिलाते हुए कहा, दरअसल कैप्टन नायडू मेरे सीनियर हैं। मैं और वो एक ही एकेडमी के ग्रेजुएट्स हैं। साथ ही हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी सेम थे, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो ये बात छुपाता है और बाद में अगर किसी को इस बात का पता कहीं और चलता तो वो डिपार्टमेंट में बुलेइंग का टारगेट बन सकता था और एसआईडी में कोई इतना पावरफुल व्यक्ति उसका सीनियर है, ये बात उसे इस तरह की हरकतों से बचा भी सकेगी। अगर एसआईडी के मेंबर्स को पता रहेगा कि वो यहां अकेला नहीं है, उसके पीछे उसका साथ देने लोग हैं, तो कोई भी उसको नुकसान पहुंचाने से पहले 2 बार सोचेगा। संजय को पहले से इस बात की भनक थी कि विराट और कैप्टन नायडू एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए जब उसने विराट को नायडू के ऑफिस में एंटर होते हुए देखा तो वो उसका पीछे करते हुए चले आए थे। विराट ने आगे कहा, मैं आशा करता हूं कि आप भी मुझे गाइड करने में मदद करेंगे। संजय ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। विराट और विवेक को रहने के लिए उसी बिल्डिंग के एक फ्लोर पर 2 छोटे क्वार्टर्स दिए गए थे। उस दिन शाम को नए सैनिकों के स्वागत में सारे सिपाही क्लब में पार्टी करने भी गए थे। अगली सुबह
पूरी यूनिफॉर्म में विराट अपनी पूरी टीम के साथ ग्राउंड में अपने पहले असाइनमेंट के लिए खड़ा हुआ था। उसने अपने साथियों की ओर देखा और उनको एसेस किया। सारे सिपाही फिट और स्ट्रांग दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारे यहां एक ही मिशन पर आए हैं, और वो था देश की रक्षा। आमतौर पर एसआईडी का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक्शन डिपार्टमेंट को हर मिशन के बारे में जानकारी मुहैया कराता था। आज विराट के एसआईडी में पहला दिन था और आज ही एक नया मिशन आया था जिस पर उन सभी को काम करना था। कैप्टन नायडू ग्राउंड में बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ एंटर हुए। उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। उन्होंने बैच को एड्रेस करते हुए कहा, अभी अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से अर्जेंट नोटिस आया है। तुम सारे सिविल ड्रेस पहनकर यहां वापस इकट्ठे हो। जी कैप्टन। सभी जवान जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करके वापस से जुड़े और उनको अपने ट्रक में बैठने का ऑर्डर मिला। जब सारे जवान ट्रक में बैठ गए, किसी को नहीं आता था कि वो सभी कहां जा रहे हैं। डिप्टी संजय ट्रक चला रहे थे। तब पैसेंजर सीट से डिप्टी कैप्टन रचित चौधरी ने कहा, थोड़े दिनों पहले एक बम विस्फोट में 2 मिनिस्टर्स बहुत ही गंभीर हालत में घायल हो गए थे। उस वक्त वो अपनी चुनाव की रैली में बिजी थे और इंटेलिजेंस से पता चला है इस हमले में टारगेट वो मिनिस्टर्स नहीं थे, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जो उस रैली में शामिल होने वाले थे। इसलिए इस हमले को सीधे देश की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें हमले की जगह एक अननोन कार पार्क मिली। जब हम एक्सीडेंट सीन पर पहुंचे तो हमें पता चला कि जो ड्राइवर कार चला रहा था वो वहां से गायब था। इस बात से हम थोड़ा परेशान थे और हमें शक था कि ड्राइवर पाकिस्तानी स्पाई है। यह इतना सीधा इसलिए था ताकि किसी को इस बात पर शक ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो घबराकर छुपा हुआ हो और हम जो भी सोच रहे हैं सब गलत हो, लेकिन हम चांस नहीं ले सकते। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की। तब हमें पता चला कि वो ड्राइवर नहीं बल्कि एक छोटा बिजनेसमैन है, और उस बार पिछले 2 हफ्ते से नजर रखने के बाद पता चला कि रोजाना वो अपने ऑफिस से घर जाता है। इसके अलावा और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अभी तक नहीं दिखी है। इसीलिए एसआईडी के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने पेशेंस खोते हुए हमारी एक्शन टीम को उसे अरेस्ट करके पूछताछ के ऑर्डर्स दिए हैं और हम अभी वहीं जा रहे हैं। सब चौकन्ना रहना। इस एनवेलप में उसकी फोटो और नाम है, उसे अच्छे से देख लो। उसके बाद डिप्टी चौधरी अपने सीट से मुड़कर आगे देखने लगे और अपने ख्यालों में खो गए। यह मिशन काफी खास था, इसलिए चौधरी ने भी इस मिशन में शामिल होने का फैसला किया था। फोटो बहुत ही दूर से ली गई थी, इसलिए ब्लर थी, लेकिन उसमें एक मिडिल एज्ड आदमी जो कि ना ही बहुत लंबा तगड़ा था ना ही बहुत कमजोर था, वो एक प्रोफेशनल अटायर में दिख रहा था। फोटो के पीछे लेटर्स में उसका नाम लिखा था, साजिद खान। साजिद पर एसआईडी बहुत पहले से नजर रखी हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया था। साजिद खान के घर पहुंचते ही रचित चौधरी ने कहा, जब तक मैं सिग्नल ना दूं कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सारे जवान ट्रक से उतरकर अपनी पोजीशंस लेकर खड़े हो गए। डिप्टी चौधरी ट्रक के पीछे खड़े हुए थे और अपने वॉकी टॉकी में उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए जवान से टारगेट की लोकेशन के बारे में पूछा। टारगेट की क्या पोजीशन है? उधर से आवाज आई, टारगेट अपने घर में स्थित है, वहां से कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही है। यू कैन प्रोसीड विद द मिशन। साजिद खान एक एकांत क्षेत्र में रहता था जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी।
डिप्टी चौधरी ने टीम को इशारा करते हुए 2 जवानों को टारगेट के घर के आगे और पीछे से घेरने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा, किसी को भी किसी हालत में अंदर मत आने देना, और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां तुमको अपनी बंदूक का इस्तेमाल करना पड़े तो संभल कर रहना और अपनी जान बचाना। इसके साथ ही डिप्टी चौधरी ने फिर विराट को अपने साथ आगे बढ़ने का इशारा किया। डिप्टी चौधरी के ऊपर विराट के साथ ही मिशन की भी जिम्मेदारी थी। दोनों बाकी टीम के साथ घर के दरवाजे पर पहुंचे और तभी घर की पहली मंजिल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। अचानक चली गोलियों से विराट अग्निहोत्री के चेहरे का रंग उड़ गया।